सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर करेंगे। इसमें हम सॉल्यूशंस करेंगे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के। ठीक है, तो मैंने कंबाइन कर दिया क्योंकि 2021 के बोर्ड में ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है। ऑलमोस्ट जो मेजर पोर्शन था वो कट कर दिया है, तो जितना भी यार पोर्शन आ रहा है वो हम कवर करने वाले हैं इसमें। जो यार 2022 वाले बच्चे अगर तुम इस वीडियो को देख रहे होगे तब तक एक दूसरी वीडियो भी आ चुकी होगी जो इसमें कवर्ड नहीं है, वो उस वीडियो में कवर्ड होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो ऐसे क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इजी है। तुम बस लेट कर लो इसको किसी वेरिएबल के बराबर, जैसे मैंने y ले लिया। तो अगर साइन इनवर्स ऑफ समथिंग y के बराबर है तो इसका मतलब साइन ऑफ y मेरा ये जो समथिंग चीज थी -1/2 इसके बराबर हुआ। -1/2 क्या होता है यार? माइनस साइन π/6 साइन 30 होता है 1/2 क्योंकि। तो माइनस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा। अब ये सब यार 11th की ट्रिगो की बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। तो इसका मतलब अगर मेरा साइन y साइन -π/6 के बराबर है तो y की वैल्यू हो जाएगी -π/6 के बराबर। अब यार इसका तुम बोलोगे एक और चीज भी तो हो सकती थी। मतलब अगर मैं -1/2 को साइन पाई प्लस π/6 लिखता तो यानी कि साइन 7π/6 वो भी तो -1/2 होता है। तो मेरा जो y है वो 7π/6 क्यों नहीं हो सकता? वो गलत हो जाएगा यार। क्यों? क्योंकि मेरा y बेसिकली क्या था? साइन इनवर्स ऑफ -1/2। और साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग की जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर π/2 तक ही होती है। उससे ऊपर की वैल्यू वो ले ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ करके ना जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बीच में लानी है। और वो लाना बहुत सिंपल है क्योंकि -π/2 से लेकर π/2 तक साइन इनवर्स कोई भी वैल्यू मतलब वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। तो अगेन लेट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। cos x मेरा क्या हो गया? कितना हुआ यार? √3/2। तो √3/2 यार इसमें cos की कौन सी वैल्यू होती है जरा ये बताओ। तो ये काफी सिंपल है यार। मेरा √3/2 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ π/6। अब अगर cos x की वैल्यू π/6 है तो x की वैल्यू हो गई π/6। इसमें भी तुम्हें क्या नोट करना है कि जो ये वैल्यू है ना, जो x है वो मेरा जरूर मतलब मेरा जो cos इनवर्स है 0 से लेकर पाई के बीच में ही आना चाहिए। उसके बाहर अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो गलत है। उसको कन्वर्ट करके 0 to पाई के बीच में लाना कंपलसरी है। अब करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। तो इसका आंसर करते हैं थर्ड का अपना। तो मैं क्या ले लूंगा? अगेन एक वेरिएबल को y को कोसेक इनवर्स 2 के बराबर ले लूंगा। तो इसका मतलब कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू 2। अब 2 कब होता है यार? कोसेक थीटा, कोसेक इन थीटा 2 कब होता है? जब मेरा साइन थीटा 1/2 होता है ऑफकोर्स। ठीक है, तो 30 डिग्री होता है। तो अगेन मेरा आंसर आ रहा है π/6। अब ये भी ध्यान रखना कोसेक इनवर्स की भी तुम रेंज याद रखो, वो होती है सेम जो साइन इनवर्स वाली है ना, -π/2 से लेकर π/2, बस उसमें 0 नहीं हो सकता। कोसेक इनवर्स x कभी भी 0 नहीं हो सकता और कोसेक x भी कभी 0 नहीं हो सकता था। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3। ये जितनी भी वैल्यूज हो रही है ये प्रिंसिपल वैल्यूज कहलाती है। अगर तुम्हें 11th की ट्रिग्नोमेट्री याद है तो उसमें भी हम एक प्रिंसिपल वैल्यू रखते थे ना अपनी, फिर बाद में बाकी वैल्यूज रखते थे, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। लेट x इज इक्वल टू हमारा tan इनवर्स √3। तो इसका मतलब tan x की वैल्यू हो गई √3। ये तो इनवर्स फंक्शन होता है। मुझे बताओ √3 tan कब वैल्यू लेता है? जब 60 डिग्री होता है मेरा एंगल, तो यानी कि x की वैल्यू हो गई π/3। इसमें भी यार ध्यान रखो, डोमेन याद रखना, रेंज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो tan इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 से π/2, सेम साइन वाली, बस ओपन ब्रैकेट होता है इसमें। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। सेम क्वेश्चन, x को ले लो ये, इसका मतलब cos इनवर्स x की वैल्यू मतलब cos x की वैल्यू -1/2। अब cos -1/2 कब होता है? जरा ये देख लेते हैं कि cos 1/2 कब होता है। वो होता है cos π/3 पे 60 डिग्रीज में। तो ये आ गया -cos π/3। अब क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ cos ऑफ -π/3? नहीं यार, नहीं लिख सकता बिल्कुल भी। ऐसा क्यों है यार कि क्यों नहीं लिख सकता मैं इसको? क्योंकि मेरा जो cos ऑफ थीटा होता है और cos ऑफ माइनस थीटा होता है वो आपस में सेम होता है। तो यहाँ एक और बाहर माइनस आएगा। ठीक है, तो इसका कोई मतलब काम नहीं आया ये चीज तो मेरी बिल्कुल भी। तो कैसे करेंगे इसको यार? एक और चीज तुम ध्यान दो कि जो तुम्हारा होता है cos माइनस, ये वाला एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा, क्या होता था वो कि cos पाई माइनस थीटा की तुम्हारी वैल्यू होती है -cos थीटा। अब यार ये वाइस वर्सा भी तो ट्रू होगा, यानी कि -cos थीटा भी मेरा cos पाई माइनस थीटा होगा, यानी कि -cos π/3 तुम्हारा cos पाई माइनस π/3 होगा। अब पाई माइनस π/3 होता है 2π/3 और x की वैल्यू कितनी हो गई? 2π/3। क्या 2π/3 वैलिड वैल्यू है एक? बिल्कुल है यार, क्योंकि रेंज ऑफ cos इनवर्स x मेरी कितनी है बताओ यार जरा। इसकी रेंज होती है मेरी 0 to पाई इंक्लूडेड, और 2π/3 इज अ नंबर विच इज लेस देन पाई। तो इसका मतलब ये वैलिड है मेरा। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1। तो क्या करो? अगेन लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1। तो tan ऑफ x हो जाएगा -1। tan -1 कब होता है? tan 1 कब होता है? 1 होता है π/4 पे
45 डिग्रीज पे, तो लिख दो माइनस पाई बाय 4। अब इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ tan थीटा होता है मेरा tan ऑफ माइनस थीटा के बराबर। ये तो फॉर्मूला है यार, ये तो काफी सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब मेरा x है माइनस 4 पाई बाय 4 के बराबर। और क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक की कोई भी वैल्यू वैलिड है। करते हैं अपना अगला 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में मुझसे पूछा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3। तो अगेन x को पुट करो sec इनवर्स 2/√3। sec x की वैल्यू आ गई 2/√3। 2/√3 कब होता है sec x? जब मेरा cos x होता है √3/2 यानी कि 30 डिग्री यानी कि पाई बाय 6। तो अगेन मेरा आंसर आ गया पाई बाय 6। यार ये भी जो आंसर आया मेरा x इज इक्वल टू पाई बाय 6, ध्यान रखना कि ये रेंज ऑफ sec इनवर्स y के अंदर आता हो, यानी कि sec इनवर्स एनीथिंग उसकी रेंज क्या होती है? सेम। cos इनवर्स की रेंज होती थी 0 to पाई, तो ये भी सेम है। बस इसमें से पाई बाय 2 को हटा दो, क्योंकि पाई बाय 2 पे वो एग्जिस्ट नहीं करेगी वैल्यू। क्यों नहीं करेगी यार? ये चीज तो तुम लेक्चर में बता ही चुका हूं तुम्हें, ठीक है? ये सारी चीजें ये क्यों नहीं होती थी, ग्राफ बना के दिखाए थे मैंने तुम्हें पूरे सुंदर सुंदर से, ठीक है? करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3। तो मान लो कि x की वैल्यू है cot इनवर्स √3, तो इसका मतलब cot x की वैल्यू हो गई √3। cot √3 कब होता है? 30 डिग्रीज पे होता है √3। tan होता था 60 डिग्रीज पे और cot होता है 30 पे। तो x की वैल्यू आ गई पाई बाय 6। अगेन यार रेंज ऑफ cot इनवर्स x इज द सेम एज द रेंज ऑफ cos इनवर्स x, बस इसमें ओपन ब्रैकेट होता है। cos इनवर्स x में क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई होता था, ठीक है? करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 अब। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यार ये सारे रेपिटेटिव क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ ये खत्म नहीं हो गए। देखो कब तक है, देखो खत्म ही नहीं हो रहे। तो क्वेश्चन 12 तक तो यही सेम कहानी है, तो अगर तुम्हें ये चीज समझ आ रही है तो भाई प्लीज स्किप कर लो, कोई शर्माओ मत उसमें। तो करते हैं हम cos इनवर्स -1/√3, इसको भी ले लो x की तरह, ठीक है? फिर cos ऑफ x हो गया मेरा -1/√3 -1/√2, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस cos पाई बाय 4, ठीक है? माइनस cos पाई बाय 4 को मैंने अभी तुम्हें बताया था कि माइनस cos थीटा होता है मेरा cos पाई माइनस थीटा, ठीक है? और फिर पाई माइनस पाई बाय 4 होगा मेरा 3 पाई बाय 4, तो x की वैल्यू होगी 3 पाई बाय 4। और वैसे भी यार ये बहुत ही सिंपल बात नहीं थी, cos x -1/√2 कब होता है? 135 डिग्रीज पे होता है, ठीक है? तो करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स √2। तो अगेन x को ले लो cosec इनवर्स √2, तो cosec x हो जाएगा मेरा √2। cosec √2 कब होता है? जब sin 1/√2 होता है, इसका मतलब 45 डिग्रीज पे। तो x की वैल्यू हो गई पाई बाय 4। अगेन ये भी cosec इनवर्स की रेंज में भली भांति लाई करता है, वो मैं बता चुका हूँ पर इसकी रेंज। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब वैसे यार तुम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे? उससे पहले तुम इनडायरेक्ट देखते हैं इसका तरीका है कि x मान लो कि इसकी वैल्यू है x, ठीक है? और इसको मान लो y और इसको मान लो z। तो इसका मतलब हमें निकालना है x प्लस y प्लस z, राइट? तो x है मेरा tan इनवर्स 1, तो इसका मतलब tan x की वैल्यू हो गई मेरी 1। तो tan x 1 है, तो किस वैल्यू पे tan 1 होता है? 45 डिग्रीज। तो x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। तो मुझे निकालना था अपना x प्लस y प्लस z, मेरे पास अपना x आ गया है। अब मैं इसको मान रहा हूं y के बराबर, तो y की वैल्यू हो गई cos इनवर्स -1/2। तो इसका मतलब cos y की वैल्यू हो गई -1/2। cos -1/2 कितना कब होता है? 1/2 कब होता है? 60 डिग्रीज पे। तो ये माइनस cos पाई बाय 3 आ गया, माइनस तो बाहर था। माइनस cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos पाई माइनस थीटा। तीसरी बार करा रहा हूँ मैं इसी एक्सरसाइज में, ठीक है? तो इसका मतलब cos 120 डिग्रीज पे मेरे को -1/2 वैल्यू मिलती है। तो y की वैल्यू भी हो गई 2 पाई बाय 3। सिमिलरली इसको तुमने मान लिया कितना? z के बराबर। और यार याद रखना ये सारी चीजें ना रेंज के अंदर आनी चाहिए। जैसे कि tan इनवर्स की रेंज कितनी थी यार? रेंज ऑफ tan इनवर्स x इज -π/2 टू -π/2, -π/2 टू +π/2, ठीक है? सिमिलरली यार cos इनवर्स x की रेंज कितनी होती थी हमारी? 0 to पाई इंक्लूडेड। और साइन इनवर्स x की रेंज कितनी होती है मेरी? -π/2 टू π/2। वही tan वाली थी बिल्कुल सेम, बस इसमें इंक्लूडेड होगी दोनों ब्रैकेट्स। अब मैंने क्या किया? z को ले लिया ये, इसका मतलब sin z की वैल्यू -1/2। साइन -1/2 कब होता है? माइनस साइन पाई बाय 6 पे 30 डिग्रीज पे। माइनस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन -30, ठीक है? तो -30 या -π/6 इज द वैल्यू ऑफ z। अब पूरे मेरे इसकी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई? π/4 प्लस 2 π/3 प्लस π/6। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 3 π/4 अपना आंसर। अब यार जो मैं इसका शॉर्टकट कह रहा था, टेक्निकली आई डोंट थिंक तुम सीबीएसई में उसको यूज कर पाओगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज आ ही नहीं रही है, 2021 के बोर्ड में नहीं आ रही है। वो प्रॉपर्टी मेरी क्या होती है यार? वो प्रॉपर्टी होती है मेरी कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हमेशा मुझे क्या देता है? π/2। तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अब इसमें यार tan इनवर्स 1 की वैल्यू भी तुम्हें पता है, tan 45 देता है मेरा 1, तो π/4। तो π/4 प्लस π/2 मुझे कितना दे देगा? 3 π/4 आंसर दे देगा, ठीक है? अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, ठीक है? ये कैसे करना है? अगेन यार इसको भी तुम शॉर्ट फॉर्म से कर सकते थे कि अगर इसको तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ, 2 बार ऐड किया है ना, ये पूरा हो जाता मेरा π/2 और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, ऐड कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार? लेट x इज इक्वल टू cos इनवर्स हाफ एंड लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। तो x की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से। cos x मेरा हो जाएगा हाफ, यानी कि cos π/3 cos 60 हाफ होता है, तो इसका मतलब मेरा x हो गया π/3 के बराबर।
सिमिलरली y है साइन इनवर्स हाफ, तो साइन y हाफ के बराबर हो गया, यानी कि साइन π/6 के बराबर हो गया, क्योंकि साइन 30 पे 1/2 देता है, कॉस 60 पे और साइन 30 पे, तो इसका मतलब y की वैल्यू हो गई π/6। अब मुझे क्या करना था, x + 2y निकालना है। अब गलती क्या हो सकती है यार, यहाँ पे गलती से तुम x + y लिख दो और आंसर गलत हो जाएगा, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। ये मेरा y था, ये पूरा नहीं, तो इसका मतलब x + 2y कितना हुआ, π/3 + 2π/6, तो π/3 + π/3 = 2π/3, राइट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रेंज ऑफ y इफ साइन इनवर्स x = y। तो मुझे निकालनी है अपनी y की रेंज। यार बेसिकली मुझे क्या करना है, साइन इनवर्स x की रेंज बतानी है, और तब से मैं चीखे जा रहा हूँ, ये कितने सारे क्वेश्चन कर दिए कि साइन इनवर्स x की रेंज -π/2 से π/2 होती है, यानी कि y की रेंज यही होगी। तो ऑप्शन कहाँ है हमारा यार, ये > भी आता है, तो B इज द करेक्ट आंसर। ये जो D है ये tan इनवर्स x की रेंज है, जो C है ये cot इनवर्स x की रेंज है, और जो ये A है ये cos इनवर्स x की रेंज है। तो तुम देख सकते हो यार। अब देखो मैंने इसको कैसे कर रखा है, इसकी काइंड ऑफ डेरिवेशन कर रखी है कि अगर तुम भूल गए हो कि क्यों मेरा रेंज डोमेन ये आ रहा है, वो स्वैप होता था अगर तुमने लेक्चर देखा हो, फिर भी करके दिखा देते हैं। साइन इनवर्स x अगर y के बराबर है तो साइन y x के बराबर है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ साइन y की औकात कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, -1 से 1, उसके ऊपर जा ही नहीं सकता, तो इसका मतलब मेरा x -1 से 1 के बीच में। अगर मेरा x ये है तो मेरा साइन इनवर्स x किसके बीच में होगा, मतलब अगर x की मिनिमम वैल्यू -1 है तो साइन इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू होगी साइन इनवर्स -1 और मैक्सिमम होगी साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स -1 होता है π/2 और ये होता है π/2, मतलब -π/2 और π/2, तो यही हो गई मेरी रेंज, या फिर ये B इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, इसके बाद हमारी 2.1 हो जाएगी समाप्त। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यार, अब देखो इन्होंने ये लिख रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू चलो कोई नहीं, तो इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन दे रखे 0 -π/3 π/3 2π/3, तो tan इनवर्स √3 को मैंने मान लिया x के बराबर और sec इनवर्स -√2 को मैंने मान लिया y के बराबर, तो मुझे निकालना है x - y, ठीक है। तो मेरा x है tan इनवर्स √3 के बराबर, तो tan x की वैल्यू होगी √3 के बराबर। अब tan √3 कब होता है मेरा अपना, कितना 60 डिग्री पे π/3 पे। ये है sec इनवर्स -2, तो sec x मेरा हो गया -2 sec y। तो sec -2 कब होता है ये बताओ तुम मुझे, जब cos 1/2 होता है यानी कि 60 डिग्री पे, और माइनस को एक बारी के लिए यहीं रखो। अब माइनस sec थीटा को मैं लिख सकता हूँ sec पाई माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sec भी नेगेटिव होता है मेरा, राइट। तो ये आ गया sec 2π/3, तो y की वैल्यू आ गई 2π/3। मुझे निकालना है x - y यानी कि -π/3, B इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ यार हमारी एक्सरसाइज 2.1 होती है समाप्त। अब हम करेंगे यार एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 2. मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस, बस 2-3 क्वेश्चन दिए, ज्यादा नहीं है, एक पेज का काम है, क्योंकि बाकी सब सीबीएसई ने हटा दिया है फॉर 2021, ठीक है। तो करते हैं, तो अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 ऑफ द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन 16 सीधा, क्योंकि 1 से लेकर 15 सीबीएसई वालों ने काट दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन 16 में क्या है यार, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। अब यार ये वाली प्रॉपर्टी है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये आ रही है एग्जाम में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो उन्होंने तो ढंग से बताया नहीं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उनको तो ऐसे ही है सीबीएसई वाले तो। बट क्योंकि सीबीएसई के खुद के जो तुम्हारा सैंपल पेपर होता है ना यार, उसमें एक तगड़ा क्वेश्चन था जो मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है, तगड़ा एज इन कि उसमें एट द एंड tan इनवर्स tan x को उन्होंने x लिखा है। तो आई एम अज्यूमिंग कि सारे ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x ये वाली चीजें भी आएगी, इसलिए मैंने लेक्चर में भी ये पढ़ाया है। तो इसके क्वेश्चन भी तुम कर लो, क्योंकि रिस्क नहीं लेने का यार बिल्कुल भी अपन को, ठीक है। तो करते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है मेरा x, तो इसका आंसर आ गया 2π/3। अच्छा गलत भाई, नहीं ऐसा क्यों, देखो यार इसमें हमेशा ना हमें अपनी उस रेंज में रखना होता है, जो भी मेरा तुम्हारा आंसर है वो रेंज में रखना होता है। अगर मान लो इसका आंसर 2π/3 आता, तो इज इट पॉसिबल कि साइन इनवर्स ऑफ, मान लो इस पूरी चीज को मैं कैपिटल X लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग क्या 2π/3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो π/2 को एक्सीड ही नहीं कर सकता, उसकी रेंज है -π/2 से π/2, और 2π/3 इज अ बिगर नंबर देन π/2, सो इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसके लिए हम मेक श्योर करते हैं अपनी डोमेन रेंज को ढंग से बनाते हैं। जैसे कि तुम दो चीजें कर सकते हो, मेथड 1 तो तुम्हें यहाँ मैंने लिख के दिखा रखा है कि तुम साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हो कभी भी, तो ये हो गया साइन π/3। अब क्योंकि मेरा π/3 भली भांति अपनी साइन इनवर्स की रेंज में आता है, तो यहाँ मैं आंसर लिख सकता हूँ सीधा साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। ये सिर्फ तब वैलिड होता है जब x -π/2 से π/2 होता है। या फिर तुम अपना मेथड 2 अपना सकते थे यार। मेथड 2 में यार तुम क्या लिख सकते हो कि तुम सबसे पहले तो यार साइन इनवर्स कितना है तुम्हारा, साइन 2π/3 है ना, इसको अंदर ही सॉल्व कर लो। मतलब साइन 120 तुम्हारा किसके बराबर होता है, √3/2 ना, तो अंदर ही सॉल्व कर लो। कर लिया। अब इसकी वैल्यू लिखो, तो इसके लिए कर दो लेट दिस इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब कि साइन x इज इक्वल टू √3/2,
अब साइन √3/2 कब होता है, इसका मतलब x होता है मेरा π/3 60 डिग्री। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया, राइट। तुम ये कर सकते हो, इससे ना तुम्हारी कभी गलती नहीं होगी कि मान लो तुम रेंज डोमेन भूल भी गए हो, तुम कुछ ना कुछ करके याद कर लोगे, क्योंकि होता क्या है यार, सबकॉन्शियसली तुम अपने दिमाग में सारी 0 to 90 की वैल्यूज ही निकालते हो। और एक यार तुम्हारे लिए एक टिप देता हूँ, कभी भी जितनी भी 6 रेशोज है ना मेरी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, तो 0 से 90 की सारी वैल्यूज तो सब में आती है, मतलब जितनी भी सबकी रेंज है। जैसे साइन एक्स की कितनी है, साइन इनवर्स एक्स की -π/2 to π/2, तो इसमें भी 0 to π/2 तो आया है ना, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज आई। फिर cos x की बात करते हैं 0 to 180, इसका मतलब उसमें भी 0 to π/2 आया। तो सब में ही आता है ये, तो तुम हमेशा इसी की, तुम्हारी वैल्यूज भी तुम्हें इसी की याद रहती है हमेशा, ठीक है। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स tan 3π/4। तो इसका आंसर सीधा 3π/4 होगा क्या? नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि ये चीज भी मेरी उसके अंदर नहीं आ रही। जो तुम्हारी tan इनवर्स x की रेंज होती है वो होती है -π/2 ओपन ब्रैकेट टू π/2 ओपन ब्रैकेट। तो तुम यहाँ से अपना क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो पाई माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा के बराबर होता है। इस बात में तो कोई डाउट है या नहीं है, बताओ। नहीं, ये मैंने ये नहीं किया है। देखो, मैंने tan थीटा को tan पाई माइनस थीटा नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ 3π/4 को पाई माइनस π/4 लिखा है। ये तो लिख ही सकता हूँ ना, नोटिस करो यार, ये मैंने 3π/4 नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ π/4 है। ये तो सिंपल सबट्रैक्शन की है ना, मतलब जैसे मैंने 1 को लिख दिया 3 - 2, तो ये चीज की अभी तो मैंने यहाँ। अब tan पाई माइनस थीटा को तुम लिख सकते हो, जहां थीटा मेरा π/4 है, माइनस tan थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है, तो ये फॉर्मूले की गलती मत करना। अब tan ऑफ माइनस ऑफ tan थीटा मेरा होता है tan ऑफ माइनस थीटा, ये चीज तो है मेरी वैलिड। तो tan इनवर्स tan x की वैल्यू हो गई मेरी x के बराबर, और ये मेरा डेफिनेटली रेंज ऑफ tan इनवर्स x में आता है, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19, cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू कितनी होगी। अगेन मैंने क्या किया है, 7π/6 को अभी के लिए पाई प्लस π/6 लिखा, ये तो लिख ही सकता हूँ ना, 6π/6, इतनी बेसिक मैथ्स तो आती है तुम्हें। तो अब cos पाई प्लस थीटा मेरा होता है cos पाई माइनस थीटा के बराबर। तुम बोलोगे ये क्या लिख रहा हूं मैं, लाइक cos पाई प्लस थीटा को मैं माइनस cos थीटा नहीं लिख सकता? नहीं, उससे आंसर नहीं आएगा भाई। क्यों नहीं आएगा, चलो करके देखते एक बारी के लिए। मान लो कि मैं इसको अल्टरनेट करके देखता हूँ। cos पाई प्लस थीटा होता है मेरा माइनस cos थीटा, तो cos इनवर्स कितना आ जाता मेरा, माइनस cos π/6। बट इसके आगे भी मैं क्या कर पाता, कुछ कर पाता क्या? नहीं ना। फिर मैं अगेन माइनस cos थीटा को क्या लिखता, cos पाई माइनस थीटा ही तो लिखता। ये देखो cos इनवर्स, यहाँ मैं लिखता cos पाई माइनस थीटा, क्योंकि वैसे तो काम बनेगा ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम इसको लिख दो cos ऑफ माइनस π/6, नहीं, ऐसे तो काम होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये साइन में चलता है, टैन में चलता है, इन सब में तो चलता ही नहीं है, साइन में ही चलता है। तो सीधा मैंने cos पाई प्लस थीटा को मैं cos पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, दोनों की वैल्यू माइनस थीटा होती है। तो cos 5π/6, तो आंसर आ गया cos इनवर्स cos x का 5π/6, और डेफिनेटली ये मेरा 0 to पाई के बीच में आता है, ठीक है। इसी के साथ बड़ी जल्दी हमारी 2.2 एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। हम बढ़ते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज की, जो है cos इनवर्स ऑफ cos 13π/6। अगेन यार उस टाइप का क्वेश्चन आ गया cos इनवर्स cos x का, तो इसमें तुम क्या करोगे, 13π/6 को तुम लिख सकते हो 12π/6 प्लस π/6, या फिर तुम लिख सकते हो इसको 2π प्लस π/6। अब cos 2π प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा, यार बेसिकली एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोई भी हो, tan cot cosec, अगर मैं 2π प्लस थीटा करता हूँ या 2n प्लस थीटा, तो आंसर मेरा सिर्फ थीटा आता है। और cos इनवर्स cos π/6 होता है मेरा π/6 के बराबर, राइट। करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बाकी मिसलेनियस में से कुछ नहीं आ रहा यार एग्जाम में। tan इनवर्स tan 7π/6 की वैल्यू बताओ। तो इसमें भी गलती मत कर देना, सीधा 7π/6 लिख के। अब तुम बोलोगे यार इतने सारे क्वेश्चन मैंने क्यों कराए इसके, मतलब सेकंड एक्सरसाइज में भी थे, इसमें भी सिर्फ इसी के क्वेश्चन है, क्योंकि ये ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा गलती होने के चांस इसी में है, क्योंकि बच्चे सीधा लिख देंगे इसका आंसर 7π/6, जो कि हो जाएगा मेरा एक ब्लंडर, ठीक है। तो आंसर आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 7π/6 को पाई प्लस π/6, टैन पाई प्लस थीटा होता है माइनस टैन थीटा, माइनस टैन थीटा मेरा कितना होता है, टैन ऑफ माइनस थीटा, और फिर टैन इनवर्स टैन एक्स मेरा कितना होता है, एक्स। ये देखो मैंने खुद गलती कर रखी है, माइनस π/6 हो गए, ठीक है, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स एक्स, ओके। तो अब हम करते हैं अपनी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसमें भी वही क्वेश्चंस कवर्ड है जो 2021 के बोर्ड्स में आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 5π/6 और cos इनवर्स cos 13π/6। तो अगेन यार इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ इस चीज़ को, देखो tan इनवर्स tan थीटा थीटा के बराबर सिर्फ तभी होता है जब ये जो अंदर की चीज़ है
ये tan इनवर्स की रेंज में आती है, और ये क्लियरली नहीं आती क्योंकि -π/2 से π/2 तक ही होता है काम। अब मैं 5π/6 को लिख सकता हूँ पाई माइनस π/6, और tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, और माइनस tan थीटा होता है tan ऑफ माइनस थीटा। अब ये बन गया -π/6, जो ये एक्सप्रेशन था मेरा, ये बन गया tan इनवर्स tan -π/6। तो इसको मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ π/6 के बराबर, -π/6 के बराबर, क्योंकि वो मेरा उसकी रेंज में आता है, tan इनवर्स x की रेंज में, डोमेन नहीं उसकी रेंज में आता है। अब इस क्वेश्चन के लिए भी सेम काम, अब ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन, तो मैं स्किप कर रहा हूँ जो ये वाला पार्ट था, cos इनवर्स cos 13π/6। आई बिलीव ये देखो यही ये क्वेश्चन है। ओ 7 वाला भी यही है, नहीं 5 था ये। देखो ये सेम क्वेश्चन है, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू है π/6, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ π/6। तो -π/6 प्लस π/6 होता है हमारा 0। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इवैल्यूएट cos ऑफ cos इनवर्स -√3/2 प्लस π/6। तो इस पूरे का हमें cos निकालना है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं इन्वर्स ट्रिगो की फंक्शन की। मैंने मान लिया कि x की वैल्यू है cos इनवर्स -√3/2, तो cos x की वैल्यू मेरी हो गई -√3/2। तो इसका मतलब -√3/2 कब होता है, cos 5π/6 पे होता है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ये चीज़ कि cos 150 डिग्री हमें ये वाली वैल्यू देती है, तो इसका मतलब x होगा 5π/6, और ये आता है मेरी cos इनवर्स x की रेंज में बिल्कुल। अब मुझे बताओ, ये है मेरा 5π/6 प्लस π/6 कितना हुआ, पाए, और cos ऑफ पाए कितना होता है, -1 के बराबर। ठीक है, तो आंसर हो गया -1। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। मैंने 3 शायद स्किप किया है, हाँ 3 नहीं होगा सिलेबस में, तो 4 है सिलेबस में। इसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स sin -π/2। तो मैंने मान लिया x की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब tan x की वैल्यू होगी -1/√3, tan ऑफ -30 डिग्री होता है ये, तो x की वैल्यू आ गई -π/6। सिमिलरली y की वैल्यू ले ली cot इनवर्स 1/√3, तो cot y की वैल्यू हो गई 1/√3। 1/√3 होता है cot 30 डिग्रीज, तो y की वैल्यू हो गई 30 डिग्रीज यानी कि π/3 रेडियंस। अब मैंने सीधा थर्ड के लिए लिखा tan इनवर्स sin -π/2 कितना होगा मेरा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया, tan इनवर्स -1, क्योंकि sin -90 होता है -1। अब मैंने मान लिया कि z की वैल्यू है tan इनवर्स -1, तो tan z की वैल्यू हो गई -1, ये होता है tan -45 डिग्रीज, तो आंसर आ गया z इक्वल टू -π/4। अब मेरे पास x है, मेरे पास y है, और मेरे पास z भी है। मुझे निकालना था क्या, x प्लस वाई प्लस जेड। तो तीनों को सम कर दो, तीनों को ऐड कर दो, हमारे पास आंसर आ गया -π/12। अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 2π/3। तो ये सीधा हम tan इनवर्स tan x को x नहीं लिख सकते, 2π/3 को सबसे पहले पाई माइनस π/3 लिखो। tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा होता है tan ऑफ माइनस थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं -π/3, डायरेक्ट आंसर। करते हैं अपना 11th क्वेश्चन। अब ये हल्का सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक स्टार मार्क लगना बनता है यार, तो लगा देते हैं एक स्टार मार्क इसमें। मुझसे पूछा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये एफ कहाँ गया भाई सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, cos ऑफ tan इनवर्स x माइन इज इक्वल टू साइन ऑफ cot इनवर्स 3/4। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे यार, सबसे पहले LHS को निकालो, फिर RHS को निकालो, दोनों को बराबर प्रूफ कर दो, दैट्स इट। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, cos ऑफ tan इनवर्स x। क्या मैं cos के अंदर दूसरी चीज सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं। पर अगर मुझे कुछ ऐसा दे रखा होता cos ऑफ cos इनवर्स समथिंग, तो मेरा आंसर सीधा समथिंग आ जाता ये प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं cos इनवर्स में। और कभी भी हमें अगर कोई भी इन्वर्स रेशो दे रखी हो तो उसे दूसरी इन्वर्स रेशो में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल होता है। कैसे, मैंने लेक्चर में सिखाया है ट्राइंगल मेथड से, एक क्वेश्चन पूरा लिया था मैंने, उस पर बढ़िया से बताया था मैंने। तो तुम क्या कर सकते हो यार, LHS में मैंने ले लिया लेट, सिर्फ अंदर की चीज़ कंसिडर करेंगे थीटा के बराबर, तो मेरा tan थीटा हो जाएगा x के बराबर। अब एक ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसमें मेरा थीटा जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। इसमें मुझे बताओ अगर ये ट्राइंगल में ये थीटा है तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा है मेरा x/1 लिख सकते हैं हम इसको। अगर बेस 1 है, परपेंडिकुलर x है, तो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा 1 + x² का अंडर रूट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें अगर मेरा tan थीटा x है, मुझे ये बताओ यहाँ से मुझे cos में चाहिए कुछ भी, क्योंकि cos ऑफ cos इनवर्स होगा ना। तो ये बताओ cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/1 + x²। अब इस इक्वेशन से क्या मैं ये कह सकता हूँ थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स दिस, ये तो बिल्कुल कह सकता हूँ ना, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं इसमें। तो मैंने बेसिकली कन्वर्ट कर दिया, कैसे, tan इनवर्स x की वैल्यू मैंने थीटा लेट की थी और थीटा की वैल्यू आ गई मेरी cos इनवर्स ये। तो क्या मैं कह सकता हूँ tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/1 + x² का रूट। तो ठीक है, tan इनवर्स x की जगह मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये आ गया मेरा cos ऑफ cos इनवर्स 1 + x²। तो ये चीज़ इजीली मेरी कितनी हो गई,
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम बोलोगे यार हमेशा तो जो मेरा होता था कॉस इनवर्स कॉस एक्स, क्या मेरा हमेशा, या फिर ये तो दूसरा है ना, क्योंकि ये मेरा क्या है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, तो जो ये चीज है ये मेरी हमेशा क्या एक्स के बराबर होती थी। हाँ भाई इसमें तो कोई इशू नहीं होता था। इसका जब ऑपोजिट अगर तुम करोगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि एक्स के बराबर हो। अब इसमें भी यार तुम्हारी जो रेंज है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, डोमेन बेसिकली जो तुम्हारा एक्स है ना ये बिल्कुल हमारा -1 से लेकर 1 पे लाई करना चाहिए। तो अब तुम बोलोगे जो ये वाली चीज़ है मेरी, क्या ये 1 से छोटा है? हाँ बिल्कुल है यार। और इस चीज़ का प्रूफ यार मैं तुम्हें छोटा सा करा देता हूँ, तुम्हारी मैथ्स ही इंप्रूव होगी और तो कुछ होगा नहीं। देखो एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा 1 से बड़ा होगा, दोनों साइड मैंने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ यार मेरा कि दोनों का रूट भी ऐसा ही सेम मेरा जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अगर मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले जाऊँ, मतलब इस चीज़ को मैं उस साइड ले जाऊँ और 1 को इधर, तो ये तो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ठीक है, यहीं से चीज़ मेरी प्रूव हो गई कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा -1 से छोटा होगा। अब इसको ये कैसे प्रूफ करें कि ये -1 से बड़ा होगा? ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा 0 से बड़ी चीज़ है, तो हो गया वो भी प्रूफ। तो ठीक है, ये तो छोटी सी चीज़ थी, वैसे देखने की जरूरत थी नहीं, एक क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा था। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हो गया मेरा एक्स के बराबर, तो मैंने अपनी LHS निकाल ली। अब मेरे को अपनी RHS निकालनी है जो है साइन कॉट इनवर्स 3/4। तो RHS लेट कॉट इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू अल्फा, दूसरा कोई एंगल लो और फिर इसका मतलब कॉट अल्फा हो गया 3/4। अब एक ट्राइंगल बनाओ जिसमें अल्फा ये वाला एंगल है, कॉट अल्फा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 3/4। एनीवेज मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 5। तो इसमें अगर मुझे क्या निकालना है, अब ध्यान देना हो, इसके बाहर साइन था तो मैं अब किस में इंटरेस्टेड हूँ? कॉट अल्फा अगर मुझे गिवन है, मैं साइन अल्फा में इंटरेस्टेड हूँ। तो हेयर कॉट अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो साइन अल्फा कितनी हो जाएगी मेरी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। अब तुम बोलोगे 5 कैसे आया? तो भाई पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो बहुत ईजी है। तो मेरा साइन अल्फा हो गया 4/5 के बराबर। यहाँ से मेरा अल्फा निकल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 4/5। तो मुझे क्या दे रखा था यार कि मेरा अगर ये अल्फा के बराबर है तो ये भी तो अल्फा के बराबर है, तो इसका मतलब कॉट इनवर्स 3/4 मेरा हो गया साइन इनवर्स 4/5, राइट, इधर से। और फिर मेरा साइन ऑफ कॉट इनवर्स हो गया मेरा कितना? साइन ऑफ साइन इनवर्स, यानी कि 4/5। तो ये 4/5 क्या है? मेरी RHS है। अब मुझे ये सॉल्व करनी थी इन दोनों को, तो LHS मेरा आ गया था निकल के, ये RHS आ गया था 4/5। दोनों को आपस में कर दो इक्वेट, आराम से x की वैल्यू निकल जाएगी। पहले तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 16/25। फिर मैं इस पूरी चीज को इधर ले गया, 25 को इधर ले गया, दिख रहा है तुम्हें? अब मैंने इसको सॉल्व किया, फिर 16 को मैं इस साइड ले गया, 25 माइनस 16 9, 16x स्क्वायर। 16 को मैं इसके नीचे ले गया, फिर मैंने इसका अंडर रूट ले लिया, प्लस माइनस 3/4 मेरा आंसर आ गया। ओके, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। इस पे तो भाई डबल स्टार लगने चाहिए, वैसे तो सिंपल ही है बट फिर भी CBSE के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू π/4 प्लस हाफ कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर। यार ध्यान दो, कभी भी तुम्हें रूट के ऐसे एक्सप्रेशंस मिल जाए, ध्यान दो फिर से कि रूट 1 प्लस एक्स प्रेजेंट हो, रूट 1 माइनस एक्स प्रेजेंट हो, दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, या इसका स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो पर सेम चीज हो। बेसिकली अगर तुम्हें दे रखा हो 1 प्लस टी और 1 माइनस टी, अब टी कुछ भी हो सकता है, इस केस में एक्स स्क्वायर है, तो तुम इसको अनदेखा बिना देखे cos 2 थीटा पुट कर दो, तुम्हारी चीज अपने आप रैशनलाइज हो जाएगी 100%। तो मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा पुट। मुझे बताओ अगर एक्स स्क्वायर cos 2 थीटा है अभी के लिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना रैशनलाइज। अब इसके अंदर रूट में लिख दो 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। रूट 2 को बाहर लो, दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये रैशनलाइज होने के बाद बन जाएगा cos थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा, राइट। तो ये बन गया cos प्लस साइन cos माइनस साइन, रूट टू काट दो। अब इससे भी हमें कोई लीड नहीं मिल रही है, तो मैं cos थीटा को डिवाइड कर दूंगा न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो मैं अगले स्टेप में यहाँ पे क्या लिखूंगा यार? मैं लिखूंगा डिवाइडिंग, टेकिंग कॉमन, बेसिकली डिवाइडिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ हो रहा है टेकिंग कॉमन cos थीटा फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, राइट। तो अगर cos थीटा को मैं कॉमन लूंगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। अब इसके बाद 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा कभी भी तुम्हें एक्सप्रेशन दे रखा हो तो तुम इसको tan 45 प्लस थीटा लिख सकते हो। ऐसा क्यों यार? अगर तुमने ट्रिको पढ़ रखी है तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने ऊपर वाले 1 को कन्वर्ट कर दिया tan π/4 में, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर मैंने नीचे वाले 1 को एज इट इज रखा, और tan थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ 1 इंटू tan थीटा लिख सकता हूँ, और 1 को लिख सकता हूँ tan π/4। अब मेरे पास क्या है? tan a प्लस tan b
1 माइनस tan A tan B, 11th क्लास में तुम ये चीज पढ़ चुके हो। ये फॉर्मूला किसका है? tan ऑफ A प्लस बी का। तो ये आ गया tan ऑफ π/4 प्लस थीटा, और tan इनवर्स tan x मेरा कितना होता है? x। तो π/4 प्लस थीटा। अब तुम बोलोगे ये हमेशा नहीं होता यार, मतलब रेंज सेटिस्फाई करनी चाहिए। हाँ, बट ऐसे क्वेश्चन में अगर कुछ दे ना रखा हो तो तुम्हें साइड में, तो अपने आप मान के चल लिया करो कि रेंज सेटिस्फाई है। या कई बार तुम्हें ये दे रखा होता है साइड में ब्रैकेट में कि x यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सेटिस्फाई होता ही होता है। अब मुझे बताओ, हमारी LHS आ गई π/4 प्लस थीटा। हमें तो प्रूफ करना था π/4 प्लस ये, तो थीटा कहाँ से आएगा? बहुत सिंपल, x स्क्वायर था cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स x स्क्वायर मेरा हो गया 2 थीटा। ये तो बेसिक इनवर्स ट्रिगो लगा दी मैंने यहाँ पे। तो थीटा यहाँ से कितना हुआ? हाफ ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ लगा दो हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर, और यार यही तो है मेरा RHS पूरा का पूरा, राइट। तो हो गया मेरा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x वेयर x बिलोंग्स टू, मतलब मेरे को डोमेन दे रखी है ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई इशू ना है उस इनवर्स चीज का। तो इसमें भी आज स्टार मार्क लगा दो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्पलर से, सारे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जो बोर्ड में आ सकते हैं एज अ टफ क्वेश्चन। ये टफ नहीं है, अगर तुमने ये एक बार कर रखा है इट इज नॉट टफ। अगर तुम बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हो, तुमने आज तक नहीं कर रखा, तो चांसेस आर कि तुम ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे बोर्ड्स में। तो ठीक है यार, ये देखना काफी जरूरी है। अभी के लिए इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कुछ एक्सप्रेशन हटाने हैं cos इनवर्स के अंदर, ये cos x sin x इनको हटाना है। तो ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ इसी की बात, इसको कंसिडर करो। तो अगर मैं, तुम्हें पता है अगर 3/5 को क्या मैं cos y लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे मैंने ऐसे कैसे लिख दिया इसको cos थीटा के टर्म्स में। बिल्कुल लिख सकता हूँ यार। मेरा cos थीटा कभी भी क्या होता है यार? -1 से 1 के बीच में लाया करता है। तो -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर, मतलब मैं कोई भी 0.5, 0.7, 0.9 किसी भी नंबर को उठा लूं, तो मैं इसको एज साइन थीटा और cos थीटा एक्सप्रेस कर सकता हूं, ठीक है। और अगर तुम्हें ना पता हो यार, 3/5 cos y लिखा है ना मैंने, ये cos 53 डिग्री का फॉर्मूला होता है। थोड़ी फिजिक्स अगर पढ़ रखी हो तो तुम्हें आता होगा, बट कोई बात नहीं। तो ये हो गया cos y। तो यहां से सबसे पहले तो एक ये चीज निकाल लो कि मेरे y की वैल्यू होगी, अच्छा चलो छोड़ो अभी के लिए रहने दो, इसको बाद में करेगी। 3/5 हो गया cos y। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? अगर मेरा cos y 3/5 है तो sin y कितना होता है? √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कितना 9/25, यानी कि 16/25। इसका रूट करोगे 4/5। तो ये इंटेंशनली चुना था मैंने, क्यों? क्योंकि 4/5 मेरा बन जाएगा साइन थीटा के बराबर, ठीक है। और ये हो गया cos थीटा। अगर तुम्हें याद हो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की हमने लास्ट में एक ये चीज भी पढ़ी थी, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा c के बराबर हो। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाए, तो हम डिवाइड करते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट से। क्या बात समझ आ रही है यार? अगर तुम्हें याद आ रहा हो ये चीज, ठीक है, ओके। तो जो मेरा ये एक्सप्रेशन है, ये क्या बन जाएगा? 3/5 को लिखो cos y, 4/5 को लिखो sin y, तो cos y cos x प्लस sin y sin x, ठीक है। अब मुझे बताओ cos a cos b प्लस sin a sin b होता है cos a माइनस b या cos b माइनस a, सेम थिंग। तो मैंने लिख दिया cos y माइनस x, ये फॉर्मूला। अब ये बताओ cos इनवर्स cos y माइनस x कितना होगा? y माइनस x, राइट। पर y की वैल्यू अब कहाँ से आएगी यार? y तो मैं अपने आप ले आया, इस एक्सप्रेशन में तो कहीं था नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से हमने इंट्रोड्यूस किया था तो यहीं से इसका काम करते हैं। अगर cos y 3/5 है तो y की वैल्यू cos इनवर्स 3/5, तो यहाँ लिख दो cos इनवर्स 3/5 माइनस x। अब तुम बोलोगे यार इसका आंसर तो ये भी हो सकता था, कितना? x माइनस cos इनवर्स 3/5। बट इसमें ना फिर यार ये रेंज डोमेन वाला सीन आ जाता। जैसे कि एक बार करके देखते हैं। अगर मेरा आंसर होता कितना? x माइनस cos इनवर्स 3/5, राइट। ये चीज आ रही है, किसका आंसर? पूरे का आंसर आ रहा है, बेसिकली cos इनवर्स एनीथिंग का आंसर आ रहा है। अब cos इनवर्स की रेंज क्या होती थी? प्लीज ध्यान देना कि कभी भी मेरे पास cos इनवर्स a मान लो तो इसकी रेंज होती थी 0 टू पाई। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी यार? पाई के बराबर होनी चाहिए थी, मुझे उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। और मिनिमम कितनी होनी चाहिए मेरी? मतलब 0 तो होना ही चाहिए। बट अगर मेरा x ये है, मतलब अगर मेरा आंसर, मैं इसकी जगह cos y माइनस एक्स है ना, इसको ये भी लिख सकता हूँ ना, cos x माइनस वाई, एक बारी के लिए। तो इसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस वाई। उस x माइनस वाई के लिए इसका मतलब x माइनस cos इनवर्स 3/5। x की एक बार मैक्सिमम वैल्यू उठा के देख लेते हैं। अगर मैं देखो यहाँ से x की कोई नेगेटिव वैल्यू उठाऊं, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकती है x की वैल्यू, राइट। कोई नेगेटिव वैल्यू उठाऊं ना तो काम ही तमाम हो जाएगा मेरा, क्योंकि नेगेटिव माइनस नेगेटिव एक नेगेटिव वैल्यू दे देगी, और cos इनवर्स एनीथिंग हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये चीज तो मैंने जस्ट अभी तुम्हें बताई। तो अगर इसकी मैक्स वैल्यू लो π/4, राइट, तो π/4 माइनस cos इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी होगी? जरा एक बार बताओ यार। π/4 होता है मेरा 45 डिग्री, और मैंने अभी बताया कि cos इनवर्स 3/5 कितना होता है यार मेरा? 53 डिग्रीज के अराउंड होता है ये मेरा, ठीक है। ये कितना होता है? 53 डिग्रीज होता है मेरा।
तो ये तो क्लियरली एक नेगेटिव वैल्यू नहीं आ गई, और नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और ये तो इसकी मैक्स वैल्यू पे आ रहा है एक्स की, तो मतलब मैं एक्स की कोई भी वैल्यू पकड़ूँ यहाँ से तो मेरे को एक नेगेटिव आंसर मिलेगा जो फीजिबल नहीं है। तो इसलिए मैं ये वाला जो ब्रांच है इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ और सिर्फ y माइनस एक्स ले रहा हूँ। तो ये जानना भी यार तुम्हारे लिए काफ़ी ज़रूरी था, थोड़ा ज्ञान मिला होगा तुम्हें। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। अब मैंने लिखा है, वैसे तो ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, बट CBSE वालों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो प्रॉपर्टीज़ भी नहीं आनी थी। इन्होंने ये बोला था कि हमने एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हटा दिया है, और फिर CBSE के सैम्पल पेपर में ये वाला क्वेश्चन पकड़ा दिया कि टैन इनवर्स, यहाँ कुछ ऐसा दे रखा था cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस साइन एक्स। अब ये वाला क्वेश्चन भी पकड़ा देते हैं ये, फिर बोलते हैं प्रॉपर्टी नहीं आ रही। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी दे दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व हो सकता है, इसलिए ठीक है। अब मेरे पास ना एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला, बट वो NCERT में वैसे भी नहीं है, मतलब अगर आ भी रहा होता तो है ही नहीं। तो अगर इसको हम सॉल्व करते तो किस तरीके से करते, हम पहले इसको कन्वर्ट करते ट्राइंगल मेथड से टैन इनवर्स में, फिर इसको टैन इनवर्स में, दोनों का सम लेते, ये वाली प्रॉपर्टी NCERT में है, एक आंसर निकलता टैन इनवर्स में, उसको कन्वर्ट करते साइन इनवर्स में, थोड़ा लेंदी हो जाता। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों दे रखा है, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है, टेक्निकली आना नहीं चाहिए पर आ सकता है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको प्लीज ढंग से देखना, क्योंकि इस तरीके से ना तुम्हें कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तुम सब सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स 8/17 को मैंने मान लिया x, साइन इनवर्स 3/y को मैंने मान लिया y। बेसिकली मुझे प्रूव करना है x प्लस y की वैल्यू होगी साइन इनवर्स 77/85 के बराबर। तो अगर ये x है तो साइन x हो गया 8/17। मैं एक बारी के लिए cos x भी निकाल रहा हूँ, निकाल सकते हैं ना बड़े आराम से। अगर ये 8/17 है तो ट्राइंगल बना लो यार, साइन x 8/17, तो तुम्हें पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है 15 8 17, क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर होता है 289, इसका 64 और इसका 225, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो cos x निकल गया 15/17। अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं जिसमें मेरा साइन इनवर्स 3/5 था y के बराबर, तो साइन y हो गया 3/5 के बराबर, cos होगा 4/5, ये तो मैं बताऊंगा भी नहीं क्यों, बहुत सिंपल है, तो ठीक है। अब मैं अपने आप से, अब तुम बोलोगे यार ये मैंने कैसे किया, तो वही बात है यार, इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने मान लिया कि मेरा मन कर रहा है साइन x प्लस वाई को निकालने का। क्या मैं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? साइन x प्लस वाई होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन x मेरे पास है, हाँ बिल्कुल है, 8/17 है। क्या मेरे पास कॉस वाई है? बिल्कुल है। क्या मेरे पास कॉस x है? बिल्कुल है। क्या मेरे पास साइन वाई है? बिल्कुल है। तो बस इन सारी वैल्यूज़ को लगा दिया एक साथ, मल्टीप्लाई करके ऐड करा, और भाई साहब मेरे को जो नंबर मिल रहा है वो है 77/85। ये तो कुछ ऐसा लग रहा है। अब ये मेरा क्या आया, साइन x प्लस वाई की वैल्यू आई, तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स ये। और एट द एंड मेरे को यही प्रूफ करना था ना, क्योंकि x की वैल्यू थी साइन इनवर्स 8/17 और y की वैल्यू थी साइन इनवर्स 3/5। हो गया प्रूफ, ठीक है, समझ आ गया। अब एक बार ये देख लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है चुटकी प्रूफ ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्योंकि इसका मैं प्रूफ क्यों करा रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा, इससे सिर्फ तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, तो तुम स्किप कर सकते हो, बट अगर तुमने इसका प्रूफ देख लिया तो तुम कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y का खुद फॉर्मूला निकाल सकते हो, तुम हर चीज़ का फॉर्मूला खुद निकाल सकते हो, डिराइव कर सकते हो आराम से। तो एक बार देखते हैं कैसे करें। मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x की वैल्यू है थीटा, और साइन इनवर्स y, क्योंकि एंगल है ना, इसकी वैल्यू है मेरी फाई के बराबर, मैंने लेट कर लिया। तो बेसिकली मुझे किसका फॉर्मूला निकालना है, मुझे निकालना है अपना थीटा प्लस फाई, क्योंकि यही है ना इन दोनों की वैल्यू, ठीक है। तो अगर मेरा साइन इनवर्स x थीटा है तो इसका मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू है मेरी x, और साइन फाई की वैल्यू मेरी किसके बराबर है, y। अगर मेरा साइन थीटा x है तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस थीटा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मेरा कॉस फाई कितना होगा, ये होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब तुम समझ रहे होगे मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं वापस से साइन एक्स प्लस वाई पे ही जाऊँगा, या साइन एक्स प्लस वाई पे नहीं, साइन थीटा प्लस फाई पे। पता है क्यों? अब देखो, अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ साइन थीटा प्लस फाई, तो वो कितना होता है मेरा साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे आएगा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, राइट। अब साइन थीटा कितना है x, कॉस फाई कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर कॉस थीटा कितना है यार मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई कितना है y। तो ये इसका आंसर आ गया ना। अब अगर मेरा साइन ऑफ एनीथिंग है तो इसका क्या मतलब है, जो मेरा एंगल था यानी कि थीटा प्लस फाई, इसका आंसर कितना आया मेरे भाई, इसका आंसर कितना आ गया, यह आ गया x साइन इनवर्स में। क्या बात समझ आ रही है? तुम्हें नहीं आ रही तो एक बार यहाँ भी लिख देता हूँ, ये स्टेप में खा गया, क्योंकि साइन थीटा प्लस फाई की अगर मेरी वैल्यू ये है तो थीटा प्लस फाई हो गया साइन इनवर्स ऑफ x 1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट मेरा किसका फॉर्मूला है यार, थीटा प्लस फाइव, और थीटा प्लस फाइव वॉज नथिंग बट वॉट, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स वाई। तो इसकी वैल्यू मेरी ये है, कितनी है मेरी, ये साइन इनवर्स एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर तुमने ये डेरिवेशन देख ली चुटकी प्रूफ, तो तुम कॉस की भी निकाल सकते हो। तो तुम्हारे लिए छोटा सा होमवर्क ये है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो प्रिपरेशन का बोर्ड की, ठीक है, बाकी सब कवर्ड है, तुम्हारा हो रखा होगा यार, क्या सिलेबस है इस बार, कुछ है ही नहीं, तो तुम क्या कर सकते हो, या फिर तुम मेंस वेंस के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को डिराइव करो, और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को इसी सेम तरीके से, कैसे, इसको थीटा मान लो, इसको फाई मान लो, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, बस याद रखना अपने 11th के सारे फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी एंड सो ऑन। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। शो दैट tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 7/3। और ये भी हमें प्रूफ करना है कि जो अदर वैल्यू है 4 प्लस रूट 7 वो इग्नोर हो रखी है। यार इसका क्या मतलब यार, एक बार क्वेश्चन में देखते हैं तभी समझ आएगा, वरना ये तो पता नहीं क्या दे रखा है इन्होंने। यार इसमें तो डबल स्टार लगाना बनता है यार, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने क्यों नहीं लगाया। तो ठीक है, मेरे को tan ऑफ एनीथिंग ये प्रूफ करना है बेसिकली, राइट। तो मैं क्या मान लेता हूँ, 1/2 साइन इनवर्स 3/4 को अभी के लिए थीटा मान लेता हूँ। यही काम करते हैं हम, हमेशा ऐसे ही चीज करनी चाहिए। तो इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 3/4, तो साइन 2 थीटा हो गया 3/4। अब साइन 2 थीटा को, साइन 2 थीटा मेरा क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ यार, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले याद है तुम्हें, डबल एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता था, कौन सा, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तुम बोलोगे कहाँ से आया, चलो 2 मिनट में तुम्हारे सामने प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने बस एक कॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये देखो, तुम इसको लिख सकते हो 2 tan थीटा, मैंने क्या किया, जो ये साइन बाय कॉस था इसको tan ले लिया, और जो ये मेरा कॉस स्क्वायर थीटा था इसको मैं डिवाइड में लेकर जा सकता हूँ 1 प्लस, सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा नीचे जाकर, ठीक है। अब मैं इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, जरा यार मुझे ये बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, हो तो गया प्रूफ, और क्या चाहिए तुम्हें, ये आ गया, यही तो था। अब तुम बोलोगे यार मैं tan थीटा में ही सारी चीजें क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई अगर ये चीज पूरी मेरी थीटा के बराबर है तो एट दी एंड मेरा tan थीटा ही तो है, जो ये 4 माइनस रूट 7/3, यही तो प्रूफ करना है। तो मैं इसको सबको tan थीटा में ले आया, फिर इस चीज़ को मैं इधर ले गया मल्टीप्लाई किया, 4 को मैं इधर ले गया मल्टीप्लाई किया, तो 8 tan थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, टिपिकल प्रूफ। इसके बाद इसको मैंने एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया tan थीटा के टर्म्स में, तो 3 tan थीटा होल स्क्वायर माइनस 8 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 8t। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इसको मैंने लगा दिया, इसको सिंप्लीफाई करो तो तुम्हारा आंसर ये आएगा, और तुम्हारा आंसर आएगा tan थीटा की वैल्यू, दो वैल्यूज आएगी, क्वाड्रेटिक है ना, 4 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 2। अब समझ आया तुम्हें कि ये क्यों दे रखा था क्वेश्चन में। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू सिर्फ ये है, ये नहीं है यार वैल्यू इसकी। तो अगर गलती से क्वेश्चन तुम्हें मिल जाता ना यार कि इसकी वैल्यू निकालो और ये नहीं दे रखा होता, तो तुम दोनों लिख के आते और फिर हो जाता आंसर गलत। और कोई भी करता है यार, ये गलती कोई भी करता। तो अच्छी बात है कि ये शो दैट में आ गया, और ये हमें देखो यार कुछ ना कुछ करके इसको प्रूफ करना ही पड़ेगा ना कि नहीं ये वैल्यू नहीं आएगी। तो कैसे प्रूफ करे कि 4 प्लस रूट 7/3 क्यों नहीं आएगा, देखते हैं ज़रा यार एक बार इसको। मुझे ये बताओ, tan ऑफ यही चीज़ थी ना, मैंने इसको माना था कि ये थीटा के बराबर है, तो इसकी वैल्यू होगी 4 प्लस माइनस रूट 7 यहीं से, क्योंकि देखो मुझे निकालना क्या था, tan थीटा ना बस। बट tan थीटा हमारा सिर्फ नेगेटिव है, ऐसा क्यों, देखो बिकॉज मेरा साइन इनवर्स एक्स कभी भी वो क्या होता है, π/2 से माइनस π/2 के बीच में आता है, ये इसकी रेंज होती है। तो अगर साइन इनवर्स एनीथिंग मेरा इन दोनों के बीच में होगा। अब अगर मैं हाफ को मल्टीप्लाई कर दूं तो हर जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा माइनस π/4 हाफ साइन इनवर्स 3/4 π/4। अब ये कुछ नजर आ रहा है तुम्हें, ऐसी ऐसी चीज है। अब मैं अगर दोनों साइड, तीनों साइड tan ले लूं तो भी काम चलेगा, मेरी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, क्योंकि tan भी इंक्रीज ही करता है ना। तो इसको, क्योंकि देखो अब तुम ये बोलोगे क्यों इंक्रीज करता है, तो तुम्हें पता है यार माइनस π/4 से लेकर π/4 तक tan इंक्रीज करता है। तो मैंने ले लिया टेकिंग tan ऑल 3 साइड्स, ठीक है। अब tan माइनस π/4 होता है -1, tan π/4 होता है 1, और tan ऑफ ये कितना होता है, ये तो थीटा था ना, तो tan थीटा मेरा -1 से 1 के बीच में लाया करेगा। ऐसा हमेशा नहीं होता, tan थीटा आर तक जाता है, ये देखो ग्राफ ऐसा होता है। बट इस केस में क्योंकि मुझे पता है कि ये बाउंडेड है, तो मेरा tan थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। और जो मेरी ये दूसरी वैल्यू थी ना यार 4 प्लस रूट 7/3, ये 1 से बड़ी है। कैसे बड़ी है, 100% बड़ी है ना यार। इसको तुम ये लिख सकते हो 4/3 प्लस रूट 7/3। अब ये खुद में ही 1 से बड़ा है, तो ये भी तो पॉजिटिव नंबर है एक। तो इसलिए ये वाली हमने वैल्यू क्या कर दी है यार,
इग्नोर कर दिया। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था यार एक। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 पाई/5 कितनी होगी। ये भी काफ़ी सिंपल है यार, पर साइन इनवर्स ऑफ कॉस नहीं निकाल सकते तुम, साइन इनवर्स ऑफ साइन रखना पड़ेगा तुम्हें। तो सबसे पहले तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं यार क्वेश्चन में। कॉस 33 पाई/5 को लिख सकते हो कॉस 30 + 3/5, तो 30/5 हो गया 6 पाई, तो इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कॉस 3/5। ऐसा क्यों यार, ये प्रॉपर्टी तो तुम्हें पता ही होगी कि कॉस 2n पाई प्लस थीटा मेरा होता है कॉस थीटा। बेसिकली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जब इसके मल्टीपल में होती है, तो 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया कॉस कितना 3/5। अब मुझे बताओ अभी भी क्या काम हुआ मेरा, नहीं, मेरे पास अभी भी क्या बाहर तो साइन है ना, तो साइन इनवर्स के अंदर कॉस में आ गया, तो इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करें। अब ये चीज़ तो तुम 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो यार, वो क्या होती है मेरी कि जो मेरा कॉस थीटा होता है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 - थीटा। ये चीज़ तो हम बचपन में पढ़ चुके हैं, तो यानी कि π/2 - थीटा। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा -π/10। ऐसा क्यों आया, बेसिक मैथ्स है यार। π/2 को तुम कितना लिख सकते हो 5π/10, ठीक है, -6π/10 डबल कर दिया, तो आंसर आ गया कितना -π/10। क्या यार बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये आ गया ये। अब मुझे क्या निकालना था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन -π/10 -π/10, क्योंकि डेफिनेटली ये रेंज के अंदर आता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। करते हैं अपना 24th क्वेश्चन और इस पे भी लगा देते हैं एक स्टार मार्क, क्योंकि ये एनसीईआरटी में सिंपली प्रेजेंट है ही नहीं, ये एग्जाम्पलर का ही है। वो क्या है देखते हैं एक बार। द डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स 2x - 1 इज। अब ध्यान देना, गलती से भी 0 to π मत लिख देना यार, ये जल्दबाजी में। ये रेंज है, कॉस इनवर्स ऑफ एनीथिंग की रेंज होती है 0 to π, ठीक है, डोमेन नहीं होती। डोमेन क्या होती थी, जो भी अंदर का माल है। ये देखो, वी नो दैट फॉर कॉस इनवर्स x, ये जो x होता था ये -1 to 1 लाया करेगा। तो अगर 2x - 1 है तो ये पूरा -1 to 1 लाया करेगा। तो दोनों साइड मैंने क्या किया, 1 को ऐड कर दिया, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2x आ गया। अब मैंने 2 से डिवाइड कर दी तीनों साइड्स, ठीक है, ये भी और ये भी। तो x मेरा 0 to 1 लाया करेगा, यानी कि 0 to 1। तो a इज द करेक्ट आंसर। प्लीज यार गलती से b भी मत लिख देना, क्योंकि अगर सिर्फ cos इनवर्स x होता तो मेरा आंसर b करेक्ट होता, पर हमारा a करेक्ट है इस केस में, ठीक है। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। द डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x - 1। अगेन यार ये डोमेन का क्वेश्चन है, इसमें तो एक और स्टार लगाओ, क्योंकि 2 डोमेन चेक होनी है इसमें, ठीक है। कौन सी 2 डोमेन चेक होनी है, पहला ऑप्शन पहले देखते हैं, a 1/2 1,2, b -1 1, c 0 1, d नन ऑफ दिस। तो अगेन गलती से डोमेन b मत टिक कर देना, गलत हो जाएगा। वो सिर्फ साइन इनवर्स x की डोमेन होती है। डोमेन के लिए यार मेरा जो भी अंदर की चीज़ होती है ना, वो -1 से 1 लाया करती है, सिर्फ x नहीं। तो इसको करो -1 से 1, बट ये तो हमेशा 0 से तो बड़ा होता ही है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। क्यों, क्योंकि रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो अब इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इस चीज को देखो, तो x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो मेरा x हो गया लेस देन इक्वल टू 2। बट एक और चीज, रूट के अंदर का सामान भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये सेकंड स्टेप था, इसलिए मैंने दूसरा स्टार लगाया यहाँ पे। तो अंदर की चीज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x 1 या 1 से बड़ा है, x 2 और 2 से छोटा है, तो x 1 और 2 के बीच में लाया करता है। तो a इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 मेरा ट्रू और फॉल्स का है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। फॉल्स यार, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स होती है इनकी। क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स। तुम जानते हो यार, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो मेनी वन होते हैं। वो क्या होते हैं, मेनी वन होते हैं, 1 1 नहीं होते, तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होते। तो उनका कुछ पार्ट अगर हम लेते हैं ना, तो सिर्फ उस पार्ट का हमारा क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। किसी भी एक प्रिंसिपल ब्रांच निकाल लेगी हम, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस पूरी चीज लिख देना यार तुम पेपर में। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x स्क्वायर, मतलब इसका पूरे का स्क्वायर इज sec स्क्वायर x। ट्रू और फॉल्स। तो आंसर क्या होगा यार इसका, बताओ एक बार, तुम गेस करो फिर मैं लिखता हूँ। इसका आंसर है एब्सोल्युटली फॉल्स। ऐसा क्यों यार, ये तो बहुत सिंपल नहीं है। ये चीज मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बताई थी कि प्लीज कॉस इनवर्स x को 1/cos x, यानी कि cos x का इनवर्स मत लिख देना, मत लिख देना इस चीज को, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो आंसर इसलिए मेरा है फॉल्स। ये sec स्क्वायर x के बराबर कतई नहीं है, ठीक है। अब करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 53। द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड from the graph of their corresponding trigonometric function by interchanging the x and y axis। तो आंसर है ट्रू। ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं ना लेक्चर में, कि मैंने तुम्हें बोला था x इज इक्वल टू y एक्सिस से अगर तुम रोटेट करा दो, वो बात एक ही होती है।
अगर मैं x और y को इंटरचेंज कर दूंगा तो आंसर वही आएगा, वो फ्लिप हो रहा है क्योंकि, ठीक है। तो आंसर इज ट्रू। करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 यार अपना, पे भी स्टार मार्क लगा देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है यार। द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच tan इनवर्स n है, ये x नहीं है, n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन पाई अपॉन 4, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स इज वैलिड इज 5। तो मुझसे पूछा है इसकी मिनिमम वैल्यू 5 है, आंसर है फॉल्स। ऐसा क्यों? तो चलो यार देखते हैं ऐसा क्यों है कि जो tan इनवर्स n बाय पाई है, मेरा पाई बाय 4 से अगर बड़ा होगा तो ही मेरा ऐसी चीज होगी। यार देखो, सबसे पहले ना तुम्हें बेसिक चीजें जानने की जरूरत है कि tan इनवर्स x जो होता है ना मेरा, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। वो क्या है मेरा? एक इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट यार बोर्ड में नहीं है तो ये क्वेश्चन भी आना वैसे संभव नहीं है, बट जो जेई वाले बच्चे हैं वो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को देखो, जो नहीं भी अगर टाइम है तो तुम देखो। देखो tan इनवर्स इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है कि जो अगर तुम्हें याद हो, tan इनवर्स x का जो ग्राफ था वो मेरा कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अब मेरी एसिम्पटोट्स कुछ ऐसी होती है, ये लाइन होती है पाई बाय 2, मतलब कभी अचीव नहीं कर पाता, और ये लाइन होती है मेरी x y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। इंक्रीजिंग का मतलब मेरा फंक्शन ना बढ़ता जा रहा है, किसके साथ साथ? अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन तुम्हें पता तो होना ही चाहिए, ये सब तो उसमें AOD में पढ़ी रखा है तुमने, और ये तो आ रहा है, ठीक है, मैं फंक्शन से समझा। तो इंक्रीजिंग देखो, ये आगे जा रहा है मेरा फंक्शन, राइट। तो इसका मतलब जो यहाँ पे अगर मैं x की कोई वैल्यू लूँ तो tan इनवर्स x मेरे को कोई आंसर देगा, यहाँ लूँ तो ज्यादा बड़ा आंसर देगा। देखो ग्राफ ज्यादा है ना यहाँ पे, तो जैसे x बढ़ेगा वैसे मेरा y भी बढ़ेगा, प्रोवाइडेड मेरा y का मतलब ये है कि अगर मेरा y tan इनवर्स x है तो, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो मेरा पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 कितना होता है? क्योंकि यहाँ पाई बाय 4 दे रखा है ना मुझे, वो होता है मेरा tan इनवर्स 1। तो मान लो इसका मतलब अगर मैं x को, यहाँ मेरा x 1 आता है, तो मेरा आंसर कितना मिलेगा इस पे? यहाँ पे मेरे को आंसर मिलेगा पाई बाय 4। मुझे ये कह रहे हैं कि एक ऐसा tan इनवर्स है, ये देखो ये tan इनवर्स n बाय पाई है ना, जो मेरा tan इनवर्स n बाय पाई है, ये इस पाई बाय 4 से बड़ा है। तो ये कब होगा पाई बाय 4 से बड़ा? जो मेरा ये नंबर है n बाय पाई, इसका मतलब ये नंबर इधर आएगा कहीं, ये देखो ये इधर आएगा, पीछे तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर पीछे कोई नंबर लूंगा मैं tan इनवर्स में तो आंसर पाई बाय 4 से छोटा होगा, गारंटीड। मेरा क्या होगा? छोटा होना तय है, वो जो आंसर है मेरा छोटा पक्का होगा। तो इसका क्या मतलब है यार? मेरा ये जो पाई बाय 4 है ये कितना था? एक बार देखते हैं हम इस चीज को, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स 1। तो इसका मतलब कि जो मेरा tan इनवर्स n बाय पाई है, इट इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1, राइट। ये चीज तो ट्रू है। अब ये देखो, इसका क्या मतलब हुआ मेरा कि जो n बाय पाई है वो डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा, तो मतलब जो n है वो मेरा पाई से बड़ा होगा। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मुझसे ये पूछा है n की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम 5 थोड़ना होगी मेरे भाई, मिनिमम होगी कि n की वैल्यू 4 भी तो हो सकती है, क्योंकि इवन 4 इज ग्रेटर देन पाई। तो जो आंसर 5 लिख रखा था इसलिए ये था फॉल्स। क्या बात समझ आ रही है? तो इसी के साथ अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मेरे सारे सॉल्यूशन, लेक्चर सब होता है खत्म। तुमसे मिलते हैं अगले चैप्टर में, 21 के बोर्ड्स तक यही आएगा, बाकी टॉपिक्स हम बाद में कवर कर देंगे। बाय बाय।